Hello everyone, welcome to WMIS. Today we start एंटी डिफेक्शन लॉ डिस्कशन। देखिए, ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इस समय महाराष्ट्र क्राइसिस की वजह से न्यूज में है और यूपीएससी को जो इस तरीके के जो टॉपिक होते हैं वो यूपीएससी के ऑल टाइम फेवरेट होते हैं। मींस जो कंट्रोवर्सी हो रही होती है उसका सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट, पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके से वो चेंजेस की तरफ जा रहे हैं, उसमें आपके व्यूज क्या होंगे, इसको देखते हुए जो मेंस का अप्रोच है वहां यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगी और आपको अपने अप्रोच भी बताने होंगे, साथ में वो जो कॉन्सेप्ट होगा उसको भी आपको बताना होगा, उसके प्रो एंड कॉन्स को भी बताने होंगे और ये समेटते हुए आप वे फॉरवर्ड को डिस्कस करेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ जो बनाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ के पीछे जो मेन लॉजिक था वो यही था कि हम स्टेबिलिटी हमें चाहिए थी। क्योंकि रीजन क्या होता था स्टेबिलिटी ना आने का कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है, देखिए पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा पावरफुल ऑप्शन है सबके पास, और जब आफ्टर इंडिपेंडेंस ये देखा गया कि जिस तरीके से हमने अपने लीडर्स को या अपने पॉलिटिशियंस को फ्रीडम दी उसका कुछ डिसएडवांटेज भी रहा कि इस फ्रीडम का मिसयूज किया गया और पर्सनल जो रिस्पेक्ट है या पर्सनल नेसेसिटीज है या पर्सनल जो थॉट है उनको किसी भी पार्टी के ऊपर रखा गया। अब परेशानी ये आई कि जब ये चीजें हुई तो लोग अपनी मोनोपोली चलाना स्टार्ट कर दिए और इसी की वजह से जो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होना शुरू हो गई। इसी को देखते हुए 1985 में 10 शेड्यूल में इसको इंट्रोड्यूस किया गया और 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। प्रीलिम्स में के जीएस पेपर 1 में पॉलिटी सेक्शंस में आएगा, गवर्नेंस का भी इश्यू इसमें कवर होता है, मेंस में भी सेकंड पेपर में गवर्नेंस में भी आएगा ये और पॉलिटी में भी आएगा। ये दोनों इसके टॉपिक हैं यहाँ। और अब हम बात करेंगे कि जो ये जो सिनेरियो बना, अभी अब ये क्वेश्चन खड़ा हो गया है एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर कि क्या आज के डेट में जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये रियल टाइम जो ग्राउंड पे जो इसका वर्क करना चाहिए वो कर पा रहा है या इसके अंदर ऐसे लूपहोल है जिसका मिसयूज किया जा रहा है या जिसके लिए लाया गया है वो कहीं ना कहीं अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहा, इसमें किसी तरीके के अमेंडमेंट की जरूरत है। इस तरीके की चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा इंडेक्स है कि इंट्रोडक्शंस, ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशंस, एक्सेप्शंस क्या है, कौन आपको डिस्क्वालीफाई करने की पावर किसके पास रहती है, एडवांटेजेस क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ के, और वेरियस रिकमेंडेशंस जो इसके साथ चैलेंज है उसको देखते हुए और इसका कंक्लूजन क्या है, ये चीजें हम यहाँ देखेंगे। ऑलरेडी मैंने क्या बता दिया कि एंटी डिफेक्शन लॉ को पॉलिटिकल जो महाराष्ट्र की पॉलिटिकल क्राइसिस है इसको देखते हुए ये स्पॉटलाइट किया गया और इसमें ये अगर ये कॉमन सेंस भी आपको अपना है तो आपको दिखेगा किसके ऊपर लागू होगा, तो जो पार्लियामेंट के मेंबर होंगे एमपीज और एमएलए के ऊपर लागू होता है। और इसका जो मोटिव है वो स्टेबल गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को प्रमोट करना, वो और साथ में लेजिस्लेशन की में जो पार्टीज हैं उनके अंदर जो चेंजेस, जो लोग चेंजेस कर रहे हैं इसको भी कहीं ना कहीं डिस्करेज करने का प्रयास इससे किया गया। काफी हद तक ये चीजें सही भी रही, आगे इसमें क्या बातें हैं वो भी हम देख लेंगे। 10 शेड्यूल के नाम से भी इसको जाना जाता है ऑलरेडी, एंटी डिफेक्शन लॉ यूपीएससी प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछा गया। और 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1985 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और इसमें प्रोविजन बताए गए थे कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर हैं अगर वो एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में जाते हैं तो कौन से ऐसे ग्राउंड है जहां उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, और ये इसका, और अगर वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो पाते हैं तो जो मर्जर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, किस ग्राउंड पे उनके मर्जर को एक्सेप्ट किया जाएगा। देखिए मेनली ये थॉट प्रोसेस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए रखा गया और लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी ओवरकम हुए, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे ग्राउंड रहे जो जहां ये माना गया कि हम डिस्क्वालिफिकेशंस को अप्लाई करेंगे। तो ये पॉलिटिकल पार्टी से, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, अगर उससे रिलेटेड ये बातें हैं। देखिए अगर वो वॉलंटरी गिव अप कर देता है मेंबरशिप से, मींस सुरक्षा से राजनीतिक दलों की जो सदस्यता है उसको छोड़ देता है, पहली कंडीशन। दूसरा एक इसमें है कि
अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेजिस्लेशन में वोट नहीं करता, ठीक है, वोट नहीं करता। इसमें केवल एक ऑप्शन आपके पास है कि अगर आपने प्रायर 15 डेज बिफोर अगर आपने अप्रूवल ले रखा है तो फिर आप बच जाएंगे, फिर आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के ग्राउंड में आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और उसके बाद वो इलेक्शन विन करने के बाद वो किसी पार्टीज में आ जाता है तो उसके ऊपर भी ये लागू होता है। और एक और ऑप्शन ये है कि अगर कोई नॉमिनेट होता है मेंबर और इसके 6 मंथ के आफ्टर 6 मंथ के बाद वो किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो भी इसके ग्राउंड में, डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड में आता है। तो ये इसके ग्राउंड रहे जहां ये अप्लाई होता है। इसमें अमेंड किया गया 1985 में, इसको इंट्रोड्यूस किया गया 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। इसमें जो मर्जर का कॉन्सेप्ट था 1/3 था, उसको 2/3 कर दिया गया। इसको इस कंटेस्ट में देख लीजिए, जो महाराष्ट्र का सीन है 56 एमएलए हैं शिवसेना के पास थे, सॉरी, जिसमें एक की डेथ हो गई, करंट में 55 है और हमको 2/3 मीन्स 37 की रिक्वायरमेंट है और अभी उनके पास 14 है। एक कंटेस्ट और है, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, और वो सुप्रीम कोर्ट का अभी 11 तारीख को हियरिंग है, उसके बाद ये चीजें निकल के आएंगी। एक क्वेश्चन ये भी सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा है कि जो डिप्टी स्पीकर है उसके पास डिस्क्वालीफाई करने की पावर नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बातें हैं और यहाँ संविधान जो है वो साइलेंट हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट हो जा रहा है। इस वजह से अब ये डिपेंड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट इसको लेके क्या वर्डिक्ट देता है, और जो उसका वर्डिक्ट होगा वही आगे के लिए वही उसको माना जाएगा। तो ये दो तरीके, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी डिसाइड है, 11 तारीख का हम वेट करेंगे। इसमें हम और एक्सेप्शन की बात करें कि कहां, अगर कौन से ऐसे ग्राउंड है जहां ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो नहीं लगता है। तो पहला तो ये है कि अगर जो एक पॉलिटिकल पार्टी, ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी ही किसी दूसरी पार्टीज में जाके पूरी तरीके से मर्ज हो जा रही है, तो ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होने वाला। दूसरा कि ये लोग छोड़ के, ये पुरानी पार्टी छोड़ के पूरी तरीके से नए पॉलिटिकल पार्टीज को ही बना ले, ठीक है, नए पार्टी बना ले तो भी ये बच जाएंगे, यहाँ कोई उनको दिक्कत नहीं आने वाली। दूसरा कि और एक और ऑप्शन ये है कि अगर जो मेंबर्स हैं अगर उस मर्जर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो पूरा का पूरा ग्रुप मींस 2/3 का जो ऑप्शन है वो पूरी तरीके से अलग हो जाए, और तो फिर उसके ऊपर जो मर्जर का कॉन्सेप्ट है वो लग जाता है, वो एक्सेप्शन में आते हैं, उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। और जो प्रेजेंट शिंदे गवर्नमेंट है वो इसी बात को ग्राउंड बना रही है और इसी पे अपनी बात रख रही है और इसी के ऊपर वो अपने स्टेप ले रही है। 2/3 वाला जो ऑप्शन है उसमें वो एकदम फिट बैठ रहे, इस क्राइटेरिया में वो फिट बैठ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन इससे आगे है, रीजन क्या है कि एंटी डिफेक्शन लॉ बनाने के पीछे ये रखा गया कि कभी भी आप डेमोक्रेसी में हैं और आपके साथ, आपने जिस पार्टी के साथ चुनाव लड़ा, पार्टी ने आपके ऊपर काफी एक्सपेंस किया, अपनी मैन पावर दी, अपनी थॉट प्रोसेस दी, ठीक है, आपके ऊपर काफी समय लगाया, और उसका आपने उसका रिवर्ट क्या किया कि आपने जब सरकार बनाने वाली चीजें थी तो आपने छोड़ दिया दल बदल कानून। तो जो मूल इसकी भावना है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है। एक क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा है और इसी वजह से ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी इस पे जरूर आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। दूसरा कि अगर डिस्क्वालीफाई करने की पावर देखें तो जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे, सिंपल, अगर स्टेट में होगा तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे वो होंगे। अगर पार्लियामेंट में होगा तो जो पार्लियामेंट के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं वो इसको अनाउंस करते हैं और उन्हीं का जो डिसीजन होता है वही माना जाता है। अब देखें कि एडवांटेजेस क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ के। तो पहला है कि ये शिफ्टिंग को प्रिवेंट करता है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है जो गवर्नमेंट होती है। एक जो कहावत भी है आया राम गया राम, उसमें 1985 में एक मेंबर थे, वो एक दिन में 3 बार उन्होंने सरकार अलग अलग पार्टीज को ज्वाइन किया था। उन्हीं से रिलेटेड ये प्रोवर्ब आया कि आया राम गया राम। तो इसको ये प्रिवेंट करता है ताकि स्टेबिलिटी मिले। दूसरा ये इंश्योर करता है कैंडिडेट की लॉयल्टी को, किसके लिए, पार्टीज के लिए,
ये भी इसमें इसका फायदा है कि आपकी वफादारी को पार्टी के साथ सुनिश्चित करता है, उसके साथ अलाइन करता है, साथ में प्रमोट करता है पार्टी के डिसिप्लिन को। आप जिस थॉट प्रोसेस को मान रहे हैं, आपके अंदर कहीं ये भावना तो नहीं दिख रही है। ये आप थोड़ा सा और चीजों को आप देखें कि जब कोई किसी कम्युनिटी, ठीक है, या या किसी रिलीजन को प्रमोट कर रहा होता है या अपने कास्ट को प्रमोट कर रहा होता है, तो उसके अंदर एक अपनापन, मोनोपोली चलाने वाली बात आती है, और वही मोनोपोली वो पार्टी के ऊपर भी थोपता है। अब उस कंडीशन में पार्टी के ऊपर दो ही ऑप्शन होता है। अब वो कहता है कि अगर मेरी बात आपने नहीं मानी तो हम क्या करेंगे कि हम आपकी जो गवर्नमेंट है इसको इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है इसको हम खत्म कर देंगे और हम दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। मेन जो कर्व वाली सिचुएशन है वो यही है। तो इसका मतलब वो जो भी वो आपका मेंबर है वो डिसिप्लिन नहीं है, उसके अंदर डिसिप्लिन की कमी है, लॉयल्टी की कमी है, और इसी वजह से जो शिफ्टिंग है वो हो रही है। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको देखने को मिलती है। और साथ में मर्जर की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है कि कोई किसी को ये ना फील हो कि नहीं हम अगर आ गए हैं तो हमें ताउम्र यही रहना है, ऐसे भी कॉन्सेप्ट नहीं हो। डेमोक्रेसी है, आप अपने अकॉर्डिंग मूवमेंट कर सकते हैं। साथ में ये भी जो करप्शन है इसको रिड्यूस करता है, और जो गवर्नमेंट है उसको कंसंट्रेट करने देता है गवर्नेंस के ऊपर, इसका ये फायदा है। और एक साथ में ये कि प्यूनिटिव मेजर भी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट जिनके ऊपर डिफेक्शंस लॉ लागू होता है। मींस अगर दंडात्मक कार्रवाई का भी जो प्रावधान है वो इसके द्वारा इसमें दिया जाता है। लेकिन यही वो सीन है जिसको अब नेक्स्ट स्टेज में लेके जाने की जरूरत है। केवल यही है कि आपको पार्टी मेंबरशिप से निकाल दिया जा रहा है, ठीक है, आपके ऊपर कोई ऐसा कोई मेजर नहीं लिया जा रहा है कि जिसकी वजह से आप और लॉन्ग टाइम तक आपको दिक्कतें हों। तो उसके ऊपर भी सोचने की जरूरत है कि आपके ऊपर किसी तरीके के पनिशेबल ऑफेंस टाइप में चीजों को डाला जाए, या ये डाला जाए कि इकोनॉमिक आपके ऊपर बर्डन डाला जाए, ठीक है, या कोई आप इस तरीके से काम करते हैं तो आपके खिलाफ और भी जो स्ट्रिक्ट जो चीजें हैं उसको लागू करने का समय है वो आ गया है, और उसके ऊपर सोचने की आवश्यकता चल रही है। लेकिन बात यह है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये चैलेंज भी कई तरीके के फेस करता है, इससे कई तरीके की चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं। पहला ये कि जो डेमोक्रेसी में बात की गई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको प्रोवाइड करता है कि सबको अपने राइट ऑफ फ्री स्पीच का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता है। देखिए पार्लियामेंट बनाएगी, पार्लियामेंट में जो बोलने की आजादी है, जो कोई भी अपनी तरह की सारी बातें रख सकता है, उसकी मूल भावना के अगेंस्ट में है। और ये इसीलिए रखा गया कि जो आदमी इलेक्ट होके आ रहा है वो अपने एरिया के लोगों की बातों को रखे। तेलंगाना वाला इशू देखिए, या आंध्रा वाला इशू देखिए, या कभी भी ऐसी पार्टीज के समय देखिए, या साउथ के कंटेस्ट में आप चीजों को ज्यादा देखेंगे कि कई ऐसे मेंबर हैं जो विप के अगेंस्ट में नहीं जा पाते। क्यों? रीजन भी कि पार्टी को अलाइन करना है, पार्टी के खिलाफ वो नहीं जाएंगे। अब वहां ये आ रही है कि जो जिस एरिया से वो चुन के आ रहे हैं या उनका इनर कॉन्शियस इस चीज को लिए अलाउ नहीं कर रहा है, फिर भी वो नहीं चाहते हुए भी अगेंस्ट विप नहीं जा सकते। रीजन बिंग की उनकी जो मेंबरशिप है वो खत्म हो जाएगी, उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ को प्रिवेल कर दिया जाएगा। ये परेशानी आती है। जो की हो तो हालान वर्सेस अदर्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट का वायलेशन नहीं करता। एक डाउट और क्लियर होता है कि जो वॉलंटरी रेजिग्नेशन है, जो वॉलंटरी हम देते हैं, और क्या वो रेजिग्नेशन है, वो मतलब स्वेच्छा से जो इस्तीफा दे रहे हैं वो एक्चुअल में इस्तीफा है? तो ये इन दोनों में भी काफी कंट्राडिक्शन है, और इसको रेजिग्नेशंस के क्या सिनोनिम्स नहीं मान सकते, ये बात यहाँ कंफर्म है। दूसरी चीज इसमें ये क्लॉज ये भी है कि अगर आप पब्लिकली अपनी पार्टी के अगेंस्ट में या अपने थॉट को अपनी पार्टी के अगेंस्ट में बोल दे रहे हैं तो ये मान लिया जाता है कि आपने रेजिग्नेशंस दे, आप रिजाइंड हो गए, आपने रेजिग्नेशंस, डिम रेजिग्नेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। एक चैलेंज ये भी रहता है विप को लेके, तो विप जारी करने के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, आपको अकॉर्डिंग टू विप आपको मूवमेंट करना पड़ता है। आपको अगर आपको पार्लियामेंट में पहुंचना है या लेजिस्लेशन में पहुंचना है तो आपको पहुंचना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको वोटिंग करना है तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको लेके भी इशू है, इसको भी लेके परेशानी होती है, क्योंकि जो विप है
ये कहीं ना कहीं जो मेंबर्स हैं, इनके जो कॉन्शियसनेस है, इनके जो जजमेंट है, जो इनके इंटरेस्ट है, इसके उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक बाउंडेशंस क्रिएट करता है, जिसका मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया था। अब हम देखते हैं चैलेंजेस। तो जो इस तरीके के चैलेंजेस, इसको तब तक आप जुडिशरी में चैलेंज नहीं कर सकते जब तक कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स आपके एक्चुअल जो जो जजमेंट है, जो उनका डिसीजन है, वो नहीं आ जाता, तब तक जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं हो सकता, जब तक जुडिशियल रिव्यू के प्रोसेस में वो चीजें नहीं जाएंगी। और जब वो डिसीजन, जब फाइनल डिसीजन आ जाएगा, तो ये सब्जेक्ट टू अपील होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, इसको लेके भी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा था। अभी उसको लेके देखिए सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या बातें कहती है। अब हम देखते हैं कि जो वेरियस रिकमेंडेशंस हैं इस चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, वो क्या है। तो दिनेश गोस्वामी कमेटी बनाई गई थी इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड। इसने कहा कि जो डिस्क्वालिफिकेशंस के जो ग्राउंड्स हैं, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करने की जरूरत है, लिमिट्स करने की जरूरत है। और अगर कोई वॉलंटरी गिव अप कर रहा है, वहां इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और दूसरा कि अगर कोई विप अगर जारी हो रहा है और वहां उसके अगेंस्ट में जा रही है चीजें, तो वहां इसको अप्लीकेबल किया जाए, और जो ग्राउंड्स है उसके ऊपर अप्लीकेबल करने की बात यहाँ नहीं कही गई है। लॉ कमीशन की 170 जो रिपोर्ट है, 170वीं जो रिपोर्ट है, उसमें भी कहा गया कि जो विप है इसको लिमिट करने की आवश्यकता है। ये तभी जारी किया जाए जब ये लगे कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो डेंजर है, या वो जो गवर्नमेंट चली जाएगी। अदरवाइज केवल मोनोपोली चलाने के लिए, केवल अपनी पावर को दिखाने के लिए और केवल दबाव बनाने के लिए विप का ना यूज किया जाए, ये बात यहाँ कही गई है। और एक बात ये भी कही गई थी, 10th शेड्यूल से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं, वो इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशंस पे प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा लिए जाए, ना कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के द्वारा। ये बात कही गई। रीजन होता है कि जो स्पीकर्स होते हैं वो भी किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, वो बाइज्ड होते हैं। ठीक है, और वो अपनी पार्टी के को बचाने, अपनी पार्टी के गवर्नमेंट को बचाने के लिए ये इन प्रकार वो एफर्ट डालते हैं। तो जो होलिस्टिक अप्रोच है वो कहीं ना कहीं, या उनका जो इंटेंशन है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल होता है। इस वजह से ये रिकमेंडेशंस आई। अगर हम कंक्लूजन की बात करें, तो मेनली इसका जो मोटिव है कि आपको स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड की जाए, और दूसरा हॉर्स राइडिंग को रोका जाए, हॉर्स ट्रेडिंग को रोका जाए, सॉरी। और इसको एक पॉलिटिकल टूल ना बनाया जाए, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ को पॉलिटिकल टूल की तरह यूज किया जा रहा है, और इसी को पार्टी होपिंग से जोड़ा जाए, ताकि हम पॉलिटिक्स में एक रिफॉर्म लेके आ पाए, सही लोगों को सही तरीके से काम करने की जगह बन पाए, और जो हमारी स्टेबिलिटी है गवर्नमेंट की वो बनी रहे। क्योंकि एक बार इलेक्शन कराने में काफी ज्यादा एक्सपेंस आता है, मशीनरी का जो वर्क है वो काफी होता है, जो डेवलपमेंट के प्रोसेस होते हैं, ये सारे के सारे जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई हो जाता है, आचार संहिता लग जाती है, तो सारे के सारे काम रुक जाते हैं। तो इससे लोगों का जो जीवन है वो भी प्रभावित होता है। तो ये सारे कंसर्न है, और इसको देखते हुए एंटी डिफेक्शन लॉ को और थोड़ा सा वाइड एंगल देना चाहिए। इसमें वो क्लॉजेस भी जोड़ने चाहिए कि अगर कोई अगर इसको डिसोबे कर रहा है, तो उसके ऊपर हम क्या प्यूनिटेटिव एक्शन और ले सकते हैं। केवल सदस्यता खत्म कर देना ही ऑप्शन नहीं होगा, और भी जो इसके मेजर्स हैं उसको एड ऑन करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर जब तक हम स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, तब तक ये चीजें चलती रहेंगी, कोई ना कोई लूपहोल लोग निकालते रहेंगे और अपनी मनमानी करते रहेंगे। ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारी सोशल मीडिया डिटेल्स, आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस तरीके के और लेक्चर आपको हम यहाँ टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगा। ये जो पीडीएफ है, हम आपको टेलीग्राम चैनल पे, या दिव्यम आईएएस का जो ऐप है वहां उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहां आपको मिल जाएगा स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, और जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।